हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बंसल एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम मेज कल्टीवेशन के ऊपर बात करेंगे, या हिंदी में कहें तो मक्का की खेती। ठीक है। सबसे पहले इसके बोटेनिकल नेम पे बात करते हैं। बोटेनिकल नेम क्या होता है मक्के का बोटेनिकल नेम? जिया मेज। ठीक है। फैमिली क्या होती है? पोएसी या ग्रेमिनी। ठीक है। और क्रोमोसोम नंबर कितना होता है मक्के के अंदर? 2 = 20। ठीक है। देखिए, बोटनिकल नेम मक्का का जियामीज, फैमिली इसकी पोएसी या ग्रेमिनी, और जो क्रोमोसोम नंबर होता है इसके अंदर 2 = 20। ठीक है। अब से क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेज। ठीक है। देखिए, जो मक्का है आपकी, उसे दानों के आकार के आधार पर 7 सब स्पीसीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कॉर्न ग्रेन। ठीक है। दानों के आकार के आधार पर मक्के को 7 सब स्पीसीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब ये कौन कौन सी है देखते हैं। नंबर फर्स्ट पर आता है आपका इसमें फिल्ट कॉर्न। ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम होता है जिया मेज इंडोराटा। ठीक है। नंबर 2 पे आता है इसमें डेंथ कॉर्न। इसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज आइडेंटिकाटा। ठीक है। नंबर थर्ड पे आता है इसमें पॉपकॉर्न। इसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज एवेराटा। ठीक है। नंबर 4 पे आता है इसमें आपका स्वीट कॉर्न। इसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज सैकेराटा। ठीक है। नंबर 5 पे आता है आपका सॉफ्ट कॉर्न। इसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज ट्यूनिका, जिया मेज एमाइलिएसी। ठीक है। नंबर 6 पे आता है आपका पॉड कॉर्न। इसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज ट्यूनिकाटा। ठीक है। नंबर 7 पे आता है आपका वैक्सीकॉर्न। इसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज सेरेटिना। ठीक है। देखिए, ये 7 तरह के मैंने बताए मक्के के जो 7 स्पीसीज हैं। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आपका फिल्ट कॉर्न, सेकंड पे डेंथ कॉर्न, थर्ड पे पॉपकॉर्न, फोर्थ पे स्वीट कॉर्न, फिफ्थ पे सॉफ्ट कॉर्न, सिक्स पे पॉड कॉर्न और सेवेंथ पे वैक्सीकॉर्न। ठीक है। अब इनके बारे में समझते हैं क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है फिल्ट कॉर्न, जिसका साइंटिफिक नेम है जियामेज इंडोराटा। देखिए, इस प्रकार के जो मक्का होती है उसके दानों का कलर आपका व्हाइट और येलो होता है। ठीक है। और जो इसके दाने होते हैं जो वे स्टार्च युक्त होते हैं। ठीक है। और इस प्रकार के जो मक्का होती है उसकी खेती आपकी इंडिया में की जाती है। ठीक है। देखिए, सेकंड नंबर पर आता है आपका डेंथ कॉर्न, जिसका साइंटिफिक नेम है जियामेज आइडेंटिकाटा। देखिए, इस प्रकार की जो मक्का होती है उसके दानों का आकार बड़ा होता है। ठीक है। और जो दाने जो शेप होती है उनकी दांत की जैसी शेप होती है। ठीक है। और जो दानों की जो या मक्का की जो खेती की जाती है इनके, उस वो अमेरिका में अमेरिका में वो आपकी सबसे ज्यादा की जाती है। ठीक है। देखिए, नंबर थर्ड पर है आपका पॉपकॉर्न।
ठीक है। यह इसका साइंटिफिक नेम है जियामेज एवेराटा। देखिए इसके जो दाने होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं, ठीक है, और जो इनका दानों का एंडोस्पर्म होता है वो काफी सख्त होता है, ठीक है। और जो जब इनके दानों को गर्म करते हैं तो इनका जो प्रोटीन होता है वो थक्का बन के फैल जाता है, ठीक है। इस प्रकार की जो मक्का होती है उसकी जो उपयोग है वो आपका खील बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। पॉपकॉर्न सुना होगा आपने, पॉपकॉर्न बनाने के लिए, ठीक है। नंबर 4 पे आया आपका स्वीट कॉर्न। इसका साइंटिफिक नेम है जियामेज एवेराटा। देखिए इसके जो दानों में शुगर की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण इसमें इनके दानों में नमी बहुत होती है, ठीक है, इसलिए इनके दाने स्वाद में मीठे होते हैं, ठीक है। नंबर 5 पे आया आपका सॉफ्ट कॉर्न, जिसका साइंटिफिक नेम है जियामेज एमाइलिएसी, ठीक है। देखिए इस प्रकार के जो मक्का होती है उनमें जो एंडोस्पर्म होता है दानों का वो बहुत ही मुलायम होता है, ठीक है, और स्टार्च युक्त होता है, इसलिए इस प्रकार की मक्का का उपयोग स्टार्च इंडस्ट्री में स्टार्च बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। नंबर 6 पर आया आपका पॉड कॉर्न, जिसका साइंटिफिक नेम है जियामेज ट्यूनिकाटा। देखिए इस प्रकार की जो मक्का होती है उसके दाने एक झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, ठीक है, इसे प्राइमरी या प्रारंभिक प्रकार की मक्का भी कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी टाइप। ठीक है। देखिए नंबर 7 पर आया आपका वेक्सिकोल, जिसका साइंटिफिक नेम है जियामेज सेरेटिना। देखिए इस प्रकार की जो मक्का होती है जब उनके दानों को बीच से काटते हैं तो उनमें से एक मोम सा निकलता है, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ मेज। देखिए मक्के का आपका महत्व तो बहुत अधिक है। मक्के की जो मुख्यतः खेती की जाती है वो 3 उद्देश्यों से की जाती है, चारे के लिए, भुट्टे के लिए और दाने के लिए, ठीक है। मक्के का जो उपयोग है वो आपका जो हरे प्लांट है उनका उपयोग आपका पशुओं को भोजन के रूप में किया जाता है, ठीक है। मक्के से आपका उत्तम प्रकार का एक साइलेज भी बनाया जाता है, ठीक है। और मक्के का उपयोग आपका स्टार्च इंडस्ट्री में स्टार्च बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और अल्कोहल और बियर भी मक्के से बनाई जाती है, ठीक है, इसलिए इन इंडस्ट्रियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। मक्के का उपयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है और मक्के के तेल से साबुन बनाई जाती है, ठीक है। मक्के का जो दाने होते हैं उनसे आपकी वार्निश, पेंट, ठीक है, इत्यादि प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। मक्के में लाइसिन और ट्रिप्टोफेन नामक 2 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। और मक्के में आपका विटामिन ए और ई अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और मक्के के दानों का जो पीला कलर होता है वो आपका जियाजिंथेन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है, जियाजिंथेन, जिसके कारण आपका मक्के के दानों का पीला कलर होता है, ठीक है। देखिए मक्के में आपका कार्बोहाइड्रेट 70% पाया जाता है, ठीक है। जो आपका प्रोटीन होता है वो आपका 10% पाया जाता है, ठीक है। जो आपका ऑयल होता है वो आपका 5% पाया जाता है, ठीक है। जो स्टार्च होता है वो आपका 77% पाया जाता है, ठीक है। जो आपके मिनरल्स होते हैं वो आपके 0.27% पाए जाते हैं, ठीक है। ये दोबारा समझिए, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो आपका 70%, जो आपका प्रोटीन है वो 10%, जो आपका ऑयल है वो 5%, जो आपका स्टार्च है वो आपका 77% और जो आपके मिनरल्स हैं वो आपके 0.27% आपके पाए जाते हैं, ठीक है। अगर इन इंडिया के अंदर बात करें प्रोडक्शन एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की, इन इंडिया एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, देखिए एरिया में आपका कर्नाटक, ठीक है, प्रोडक्शन में भी कर्नाटक, और जो आपका प्रोडक्टिविटी में है वो आपका तमिलनाडु जो आपकी फर्स्ट पोजीशन पे आता है,
ठीक है। देखिए, और जो आपके देशों के अंदर जो मक्के की खेती, वो आपके यूएसए, अमेरिका, ठीक है, चाइना, जापान, फ्रांस आदि देशों में की जाती है। जो आपके उत्तर भारत में, जो उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल जो प्रोडक्शन का, भारत के टोटल प्रोडक्शन का 25% आपका उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है मक्के का। ठीक है। अब बात करते हैं ओरिजिन प्लेस पे। ठीक है। देखिए, मक्के का जो ओरिजिन प्लेस है वो विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग बताया गया है। ठीक है। परंतु जो मक्के का ओरिजिन प्लेस है वो आपका अमेरिका या मैक्सिको माना जाता है। ठीक है। अमेरिका या मैक्सिको आपका मक्के का ओरिजिन प्लेस माना जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। देखिए, जो मक्का एक आपकी ऐसी फसल है जिसे आप तीनों सीजन में उगा सकते हैं, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है। तो मक्के के लिए आपका जो उपयुक्त टेम्परेचर है वो आपके ऑल स्टेज के लिए जो आपका 25 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है। और जो आपका ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी आपकी 60 से 70% होनी चाहिए। ठीक है। जो रेनफॉल है वो आपकी 25 से लेके 500 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। ठीक है। देखिए, जो ऑल स्टेज के लिए जो सामान्यतः जो टेम्परेचर है मक्के का वो 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है होती है वो आपकी 60 से लेकर 70% तक। और जो आपकी रेनफॉल है वो आपकी 25 से लेकर 500 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। ठीक है। इससे अधिक अगर होती है तो एरिया में आपका जो मेज कल्टीवेशन है वो नहीं किया जा सकता है। और जो आपका मक्के के लिए जो पाला जो होता है वो आपका बहुत ही हानिकारक होता है, जिसके कारण जो है प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं सॉयल। ठीक है। देखिए, मक्के की जो खेती के लिए आपकी उचित जल निकास वाली और उचित वायु संचार वाली, ठीक है, दोमट मृदा, कौन सी, दोमट मृदा आपकी उपयुक्त या सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है। जिसका पीएच वैल्यू 6.5 से लेके 7.5 होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं वेराइटीज पर। ठीक है। देखिए, जो आपकी मक्का है उसकी आपकी हाइब्रिड वैरायटी, कंपोजिट वैरायटी और जो वाटर क्रॉप के लिए लगाते हैं सब अलग अलग होती है। ठीक है। जो आपकी सबसे पहले हाइब्रिड वैरायटी, कौन सी हो जाएगी आपकी, इसमें हो जाएगा आपका गंगा सफेद 2। ठीक है। और इसमें हो जाएगा कि आपकी गंगा 4, 5, 7, 11। ठीक है। शक्तिमान 1, 4 और हो जाएगी आपकी इसमें डिक्कन 103 इत्यादि। ठीक है। गंगा सफेद 2, गंगा 4, 5, 7, 11 और शक्तिमान 1, 4 और आपकी डिक्कन 103, इसकी कुछ वेराइटीज हैं। ठीक है, हाइब्रिड। अब बात करते हैं आपकी कंपोजिट वैरायटी। इसमें कौन सी हो जाएगी आपकी शक्ति, कंचन, नवीन, ठीक है, और आपकी श्वेता, प्रोटीना, ठीक है, और आपकी नवज्योति, चंद्रमणि इत्यादि। ठीक है। शक्तिमान, कंचन, नवीन, प्रोटीना, ठीक है, नवज्योति और चंद्रमणि कुछ वैरायटीज हैं कंपोजिट। ठीक है। अब बात करेंगे भुट्टे के लिए। ठीक है। कॉर्न के लिए जो आपकी वैरायटीज है वो आपकी इसमें भी 3 है। ठीक है। कौन कौन सी, सबसे पहले देसी, ठीक है, और हाइब्रिड और कंपोजिट। देसी में कौन सी हो जाएगी, ट्रा 41। ठीक है। इसमें हो जाएगी आपकी
गंगा 5, इसमें हो जाएगी आपकी शक्ति, तरुण और नवीन। ठीक है। देखिए जो दाने के लिए, जो भुट्टे के लिए जो आपकी मक्का उगाई जाती है उसमें देसी, हाइब्रिड और कंपोजिट। देसी में आपका ट्राई 41, हाइब्रिड में आपका गंगा 5 और जो आपकी कंपोजिट वैरायटी में आपकी शक्ति, नवीन और तरुण इत्यादि वैरायटी है। ठीक है। देखिए जो आपका रबी सीजन में मक्का उगाते हैं उसके लिए आपके रबी सीजन के लिए, रबी के लिए आपकी दिक्कन 105, ठीक है, 107 और गंगा 11, ये आपके कुछ रबी सीजन के लिए वैरायटीज हैं। ठीक है। देखिए अभी आपने पढ़ा हाइब्रिड और कंपोजिट वैरायटी, आपको पता है क्या होती है? देखिए इसके अंदर देखेंगे क्या होती है, उनका इनके बीच क्या अंतर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड एंड कंपोजिट वैरायटी। ठीक है। हाइब्रिड वैरायटी और कंपोजिट वैरायटी। देखिए हाइब्रिड और कंपोजिट वैरायटी में अंतर देखते हैं सबसे पहले। ठीक है। वैरायटी में देखिए जो आपके हाइब्रिड वैरायटी के जो पौधे होते हैं वो छोटे और मजबूत होते हैं। ठीक है। जो आपकी कंपोजिट वैरायटी है उनके पौधे लंबे होते हैं जिसके कारण फसल के गिरने का डर बना रहता है। ठीक है। नंबर 2 में आया, देखिए हाइब्रिड वैरायटी की उपज अधिक होती है इसलिए इनमें अधिक उर्वरक डालने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। इनमें कंपोजिट वैरायटी में कम उर्वरक डालने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अब हाइब्रिड वैरायटी में नंबर 3, देखिए हाइब्रिड वैरायटी के जो पौधे होते हैं उनकी जो बढ़वार होती है वो धीमी होती है। ठीक है। इसलिए उनमें खरपतवारों के लगने का या खरपतवारों का प्रकोप बहुत अधिक होता है। ठीक है। जो आपकी कंपोजिट वैरायटी होती है उनकी जो बढ़वार होती है बहुत तेजी से होती है इसलिए उनमें खरपतवारों का प्रकोप कम होता है या उनके खरपतवारों का जो डर बना होता है वो कम रहता है। नंबर 4 पर आया हाइब्रिड वैरायटी में। देखिए हाइब्रिड वैरायटी में जो सीड होते हैं उनको प्रतिवर्ष बदलना पड़ता है, नहीं तो जो आपकी यील्ड है उसमें 30% तक कमी आ जाती है। ठीक है। और जो आपकी कंपोजिट वैरायटी के जो सीड है उन्हें एक बार लगाने के बाद 3 से 4 साल तक चलाया जा सकता है। ठीक है। जो आपके हाइब्रिड वैरायटी के जो दाने होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं इसलिए उन्हें मानव उपयोग के लिए कम पसंद किया जाता है। ठीक है। जो कंपोजिट वैरायटी के जो दाने होते हैं उन्हें अधिक खाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट। देखिए सीड ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? देखिए जो भी आपके सीड बोर्न डिजीज हैं सीड ट्रीटमेंट करने से उनके लगने का भय कम होता है इसलिए आपकी सीड ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। सीड ट्रीटमेंट करने के लिए मक्का का आपको 2.5 ग्राम कैप्टान की पर केजी सीड। ठीक है। आपका जो कैप्टान है उसकी 2.5 ग्राम मात्रा से पर केजी सीड को उपचारित किया जा सकता है। ठीक है। बात कर सीड रेट। देखिए जो मक्का का आपका सीड रेट है वो सबका अलग अलग है, जैसे हाइब्रिड वैरायटी, कंपोजिट वैरायटी, कॉर्न के लिए, फोडर क्रॉप के लिए। ठीक है। देखिए जो आपका सबसे पहले आता है इसमें कंपोजिट वैरायटी, इसका जो सीड रेट होता है वो आप इसका 15 से लेके 18 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है। कहीं कहीं बुक्स में आपको 15 से लेके 20 केजी भी मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड बार आपका हाइब्रिड वैरायटी, इसका सीड होता है 20 से लेके 25 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है। आपका फॉडर क्रॉप के लिए 40 से लेके 45 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है। जो आपका कॉर्न के लिए वो आपका 20 से लेके 25 केजी पर हेक्टेयर। अब बात करते हैं स्पेसिंग। जो आपकी रो से रो या प्लांट से प्लांट की दूरी है वो कितनी रखनी चाहिए? सबसे पहले खरीफ सीजन में 60 × 25
सेंटीमीटर, ठीक है। जो 60 है आपका रो से रो, और जो 25 है आपका प्लांट से प्लांट जो दूरी है वो रखनी चाहिए, ठीक है। जो आपका खरीफ के बाद रबी सीजन में, रबी के लिए आपका 30 इंटू 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जो रबी सीजन में 30 सेंटीमीटर रो से रो, और जो प्लांट से प्लांट है वो आपकी 15 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जो आपका कंपोजिट या हाइब्रिड के लिए जो रखते हैं वो आपका 45 इंटू 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। जो रो से रो आपकी दूरी है वो आपकी 45 सेंटीमीटर, और जो आपकी प्लांट से प्लांट की दूरी है वो आपकी 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। बात करते हैं टाइम ऑफ सोइंग। देखिए जो इसकी बुआई का समय है वो अलग अलग है। देखिए जो आपका खरीफ सीजन में जो इसके सोइंग करते हैं वो आपकी 1 जून से लेके 20 जून तक इसकी सोइंग करते हैं, और जो ये सोइंग है वो आपकी अर्ली सोइंग है। जो 20 जून के बाद जितना भी सोइंग करेंगे वो आपका लेट सोइंग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जो आपका ये हो गया आपका खरीफ के लिए, ठीक है। और जो आपका रबी सीजन के लिए वो आपका 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जो इसका सोइंग करते हैं। ऐसे इसमें जो 15 अक्टूबर के बाद जो भी मक्का की सोइंग होगी वो आपकी लेट सोइंग के अंतर्गत आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ सोइंग। देखिए इसके बुआई के भी अलग अलग मेथड है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है आपका छिटकवा विधि से, छिटकवा विधि से बुआई, ठीक है। सेकंड पे आता है आपका हल्के पीछे बुआई। थर्ड आपका डिबलिंग मेथड, डिबलिंग विधि, ठीक है। जो आपकी बुआई की विधि है उसमें सबसे पहले आपका छिटकवा विधि है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। सेकंड आएगा आपका हल्के पीछे बुआई, और थर्ड में आपका डिबलिंग मेथड आता है, ठीक है। नंबर फर्स्ट पे आता है आपका ब्रॉडकास्टिंग मेथड या छिटकवा विधि। देखिए इस विधि से जो आपकी बुआई करते हैं वो चारे की फसल के लिए बुआई करते हैं, ठीक है। और यह है आपकी एक साइंटिफिक मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपकी प्लांट से प्लांट और जो रो से रो की जो डिस्टेंस होता है वो आपका इक्वल नहीं रहता है, ठीक है। इस जो मेथड से सोइंग करते हैं इसमें आपका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि जो कुछ सीड कहीं पर गिरते हैं कुछ कहीं पर, ठीक है, इक्वल नहीं गिर पाते हैं, ठीक है। और जो इस छिटकवा विधि में बुआई के 15 से 20 दिन बाद एक थिनिंग कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा पौधे हैं उन्हें बाहर निकाल देते हैं। नंबर सेकंड पर हल्के पीछे बुआई। देखिए यह इस विधि में एक आदमी हल चलाता रहता है, दूसरा हल्के पीछे कोड में बीज डालता रहता है, ठीक है। इसमें भी जो स्पेसिंग है वो आपकी इक्वल नहीं हो पाती है, ठीक है। पर छिटकवा विधि से यह कुछ अच्छी है, ठीक है। इसमें भी बुआई के 15 से 20 दिन बाद एक थिनिंग कर देते हैं। थर्ड है आपका डिबलिंग मेथड। देखिए यह आपका साइंटिफिक मेथड है। यह विधि आपकी साइंटिफिक मेथड पर अपनाई जाती है, क्योंकि इसमें जो आपका प्लांट से प्लांट और रो से रो का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। आपकी प्लांट से प्लांट और रो से रो का जो डिस्टेंस होता है वो आपका इक्वल होता है, ठीक है। जो आपका इसमें जर्मिनेशन परसेंटेज है वो भी आपका इक्वल होता है। इस विधि में 45 इंटू 15 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस पर आपके सोइंग कर देते हैं। अब बात करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर पे, ठीक है। देखिए मक्के की फसल में आपको 20 से लेकर 25 क्विंटल पर हेक्टेयर की दर से आपको FYM यानी फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की सड़ी हुई खाद देनी चाहिए, ठीक है। और उसमें आपको जो फर्टिलाइजर है वो आपको दाने के लिए और चारे के लिए अलग अलग है, ठीक है। जो दाने के लिए आपको देसी वैरायटी में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास, ठीक है। और जो आपको हाइब्रिड वैरायटी में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। जो आपकी कंपोजिट वैरायटी में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास पर हेक्टेयर की दर से देना चाहिए, ठीक है। और जो आपकी चारे के लिए जो क्रॉप्स उगाते हैं उनमें जो देसी वैरायटी है उनमें 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास, ठीक है। और जो हाइब्रिड वैरायटी में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास। और जो आपके कंपोजिट वैरायटी में आपकी 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास पर हेक्टेयर की दर से देना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं
इरिगेशन। देखिए, जो आपकी बसंत काल में जो आप भुट्टे के लिए, चारे के लिए जो क्रॉप्स उगाते हैं मेज की, तो उसमें आपका 8 से 10 डेज के डिस्टेंस पर आपको इरिगेशन करना चाहिए, ठीक है। और जो आप चारे के लिए, ठीक है, और दाने के लिए जो मक्का उगाते हैं उसमें आपका चारे के लिए जो है आप 4 से 6 इरिगेशन, ठीक है। और जो आपका दाने के लिए उगाते हैं उसमें आपकी 8 से 10 इरिगेशन करनी चाहिए, ठीक है। जो आपकी चारे के लिए उसमें आपकी 4 से 6 इरिगेशन, और जो आपके दाने के लिए उसमें आपकी 8 से 10 इरिगेशन करना आवश्यक है, ठीक है। अब बात करते हैं वीड मैनेजमेंट की। देखिए, मक्का की फसल में आपके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, ठीक है, घास फूल के खरपतवार, मोथा इत्यादि खरपतवार लगते हैं, ठीक है। इनके नियंत्रण के लिए आपको 2 से 3 निराई गुड़ाई करनी बहुत आवश्यक है। अगर आपने बड़े क्षेत्र में जो है मक्का की जो क्रॉप है लगाई हुई है, उसके लिए केमिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। या पहले तो छोटे एरिया के लिए 2 से 3 निराई गुड़ाई, ठीक है। अगर केमिकल कंट्रोल करना है, केमिकल कंट्रोल, उसके लिए आपको एंट्राजीन या एफाजीन 50 WP, ठीक है, कि 1 से लेके 1.25 kg मात्रा को 800 से लेके 1000 लीटर पानी में घोलकर पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। देखिए, केमिकल कंट्रोल में आप टेफाजीन या एंट्राजीन 50 WP की 1 से 1.25 लीटर मात्रा को 800 से लेके 1000 लीटर पानी में घोलकर पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। और जो ये छिड़काव है आपका बुआई के 2 से 3 सप्ताह बाद कर देना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं डिजीज मैनेजमेंट। डिजीज मैनेजमेंट, देखिए, जो आपकी मक्का है उसमें बहुत सी बीमारियां लगती हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर आती है उसमें आपकी लीफ ब्लाइट। देखिए, यह आपकी एक मक्का की डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो आपकी पत्तियां होती हैं वो उनके जो निचले सिरे पर भूरे रंग के धब्बे नजर आते हैं, ठीक है। कभी कभी प्लांट आपका झुलसा हुआ सा नजर आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो सिम्टम्स है वो सबसे पहले आपकी पुरानी पत्तियों पर नजर आते हैं, फिर उसके बाद नई पत्तियों पर स्टार्ट होते हैं आने। इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, डाइथीन Z78 की 0.12% मात्रा को पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। देखिए, यह डिजीज आपकी एक सीड बोर्न डिजीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका सीड होता है वो गल जाता है, ठीक है, और जिसके कारण आपके प्लांट भी सूखने लगते हैं और आपकी जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसके कंट्रोल के लिए आपको सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। थायरम या कैप्टान की 2.5 ग्राम मात्रा से पर केजी सीड को उपचारित किया जा सकता है। थायराम या कैप्टान की 2.5 ग्राम मात्रा से पर केजी सीड को उपचारित कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 पर आता है आपका इसमें रस्ट। देखिए, यह भी एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो आपकी प्लांट की लीफ होती है उन पे जो किनारों पर जर के जैसे धब्बे नजर आते हैं, जंग सुना होगा जो लोहे में लग जाता है, ऐसे धब्बे नजर आते हैं, ठीक है, जो पूरे प्लांट पर बाद में फैल जाते हैं। सबसे पहले वो लीफ की किनारी पर फैलेंगे, फिर पूरी लीफ पर फैलेंगे और उसके बाद पूरा प्लांट को इफेक्टेड कर देते हैं, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट सूख जाता है, ठीक है। इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, डाइथेन M45 केमिकल की 0.5% मात्रा का उपयोग पर हेक्टेयर की दर से करना चाहिए,
ठीक है। फोर्थ है आपका डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू। देखिए ये आपकी एक मक्के की डिजीज है जो आपकी प्लांट की लीफ होती है, उनके जो अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो आपका सूख जाता है, ठीक है, और जो पत्तियों पर धारियां सी नजर आती है, ठीक है, और जो पत्ती होती है वो आपकी सफेद रुई के जैसी नजर आने लगती है, और जो आपकी पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाती है, और जो एक भुट्टे में से ही कई भुट्टे निकलने लगते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट की, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे इंसेक्ट और पेस्ट लगते हैं। सबसे पहले आया आपका स्टेम बोरर, ठीक है। देखिए इसकी जो इंसेक्ट होता है यह आपके जो तना होता है उसमें छेद करता है, ठीक है, और जो पत्तियों को भी खाता रहता है, ठीक है। यह एक बहुत ही हानिकारक इंसेक्ट है। इसके नियंत्रण के लिए आपको क्लोरोपाइरीफास की 1.5 लीटर मात्रा को 250 लीटर पानी में घोलकर पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है आपका कटवर्म, ठीक है। यह भी आपका एक इंसेक्ट है जो आपका मटमैले कलर का होता है, ठीक है। दिन में तो यह कीट आपका मिट्टी के अंदर छुपा रहता है और रात में आपका मिट्टी से निकलकर पौधों की जड़ों के पास से काटता है, ठीक है। इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, BHC 5% की 15 से लेके 20 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। BHC 5% की 15 से लेके 20 kg मात्रा को पर हेक्टेयर की दर से बुआई के समय मिट्टी में मिलाना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 पे आता है आपका लीफ रोलर, ठीक है। यह भी आपका एक इंसेक्ट है जो आपकी पत्तियों को खाता है। यह आपका बहुत ही हानिकारक कीट है, ठीक है, जो पत्तियों को खाकर प्लांट को हानि पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, मोनोक्रोटोफास की मोनोक्रोटोफास TCC, ठीक है, TCC की 2 लीटर पर हेक्टेयर, ठीक है। मोनोक्रोटोफास TCC की 2 लीटर मात्रा को पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन भी आप ले सकते हैं, जैसे मेज, वीट और मूंग बीन, ये आपका 1 ईयर का क्रॉप रोटेशन है, ठीक है। इसके बाद आप मेज, पोटैटो, ठीक है, मूंग बीन और फिर से आप मेज ले लीजिए, ये आपका 2 ईयर का क्रॉप रोटेशन है, ठीक है। अब मेज, पोटैटो, शुगर केन और रैटून, ये आपका 3 ईयर का क्रॉप रोटेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है। देखिए जो आपकी फॉडर क्रॉप है वो आपकी 60 से लेके 65 डेज में तैयार हो जाती है, ठीक है। जो आपकी कॉर्न के लिए जो क्रॉप लगाते हैं वो आपकी 75 से लेके 80 डेज में आपकी तैयार हो जाती है, ठीक है। जो आपका कंपोजिट या हाइब्रिड वैरायटी है वो आपकी 90 से लेके 110 दिन में तैयार हो जाती है पक्का, ठीक है। मक्का की जो कटाई है वो आपकी हथियार की सहायता से करनी चाहिए। जो आपकी और जो मड़ाई है वो आपकी डंडों की सहायता से या ट्रैक्टर की सहायता से भी की जा सकती है, और नहीं तो एक इसके लिए मड़ाई के लिए एक यंत्र आता है, इसे कहते हैं मेज शेलर, ठीक है। इसके द्वारा भी आप मक्के की जो मड़ाई है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यील्ड या उपज, ठीक है। जो आपकी देसी वैरायटी से उपज प्राप्त होती है वो आपकी 10 से लेके
15 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, जो आपकी हाइब्रिड या कंपोजिट वैरायटी से जो यील्ड प्राप्त होती है वो आपकी 30 से लेके 40 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, जो आपकी कॉर्न के लिए जो मक्का उगाते हैं उससे आपकी 30 से लेके 75 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। ठीक है, जो आपकी फॉडर क्रॉप के लिए उगाते हैं वो आपसे 200 से लेके 250 क्विंटल चारा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, दोबारा समझिए, जो आपकी यील्ड है वो देसी वैरायटी से आप 10 से 15 क्विंटल, जो आपकी देसी वैरायटी से वो आपकी 10 से 15 क्विंटल। ठीक है, जो आपकी हाइब्रिड या कंपोजिट वैरायटी से वो आपकी 30 से 40 क्विंटल। जो आपकी कॉर्न के लिए, जो दाने के लिए, जो भुट्टे के लिए जो मक्का उगाते हैं वो आपकी 30 से लेकर 75 क्विंटल तक उपज प्राप्त होती है। और जो आप चारे के लिए जो क्रॉप उगाते हैं उससे आपकी 200 से लेकर 250 क्विंटल चारा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये आपका मेज कल्टीवेशन कंप्लीट हो गया है। ओके।